और आज हम सब कक्षा 12वीं हिंदी कोर के अंतर्गत बितान पुस्तक की कहानी सिल्वर वेडिंग के सारांश को पढ़ेंगे। यह एक लंबी कहानी है और मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से कुछ अलग है। इस कहानी में पीढ़ी अंतराल और मानवीय मूल्यों के टकराहट, कार्य संस्कृति आदि का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, दो जुमले या यूं कहें तकिया कलाम के बीच यह कहानी बढ़ती है, अपने चरम पर पहुंचती है। यशोधर पंत एक कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर है। उनकी कार्यशैली, कर्तव्य परायणता निस्संदेह प्रशंसनीय है। वे अपने पूर्ववर्ती कार्यालय कर्मी सहायक किशनदा के अनुयायी हैं। यशोधर बाबू के परिवार में उनके 3 पुत्र, जिनमें से एक प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनी में कार्य करता है, दूसरा पुत्र आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसने आईएएस एलाइड की नौकरी को नहीं किया है, तीसरा पुत्र उनका स्कॉलरशिप के साथ अमेरिका में है, एक बेटी जो विवाह करने को तैयार नहीं है और बार बार अमेरिका जाने की धमकी देती है और डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। इस तरह से देखें तो यशोधर बाबू का भरा पूरा परिवार है। सिर्फ एक कमी है, यशोधर बाबू अपने घर में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। यशोधर बाबू समय के साथ बदल नहीं पा रहे हैं। यशोधर बाबू घर और कार्यालय दोनों जगह कभी कभी अकेले हो जाते हैं। यशोधर बाबू की ही ऑफिस में काम करने वाला असिस्टेंट चड्ढा, जो अपने वरिष्ठ साथियों सहकर्मियों का सम्मान नहीं करता है, पहनावा भी उसका कार्यालय के अनुसार नहीं है। वह चौड़ी मोहरी वाली पतलून पहनता है, ऊंची एड़ी वाले जूते पहनता है, जो यशोधर पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। वह बोलने में बड़ों का आदर नहीं करता है। एक बार तो उसने बहुत ही बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की पुरानी घड़ी को चूनेदानी कहकर समय पूछा था। पंत जी ने उसे उस समय जवाब नहीं दिया था। उसने कहा था, अरे बाबूजी, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लीजिए, सस्ती मिल जाती है। पंत जी संस्कारों से पहाड़ी कुमाऊनी है। अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में पढ़े और नौकरी करने के लिए दिल्ली आ गए। किशनदा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके घर पंत जी रुके। उम्र कम होने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी तो नहीं मिल पाई थी,
लेकिन वे किशनदा के रसोइया बने और जब योग्य हो गए तब उन्हें किशनदा ने कार्यालय में नौकरी दिला दी। सब कुछ उन्हें प्रॉपर लगता है जो किशनदा की कार्यशैली से मिल जाता है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब यशोधर बाबू कार्यालय घर में किशनदा को याद नहीं करते हैं। किशनदा समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते, यूँ कहें वे रूढ़िवादी हैं। प्रायः समाज में और घरों में जो पीढ़ी अंतराल है, जो दो पीढ़ियों के सोच और कार्यशैली में अंतर है, वही घर, कार्यालय और समाज में असंतोष, सुख की कमी और अवसाद का कारण बन जाता है। यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक नहीं, किंतु मातृसुलभ और महिला सदेक्षा के कारण वे बच्चों के अनुरोध को ठुकराती नहीं, बल्कि उसके औचित्य को बिना जाने परखे वे प्रसाधन और कपड़े आदि पहनने में आधुनिकता को अपना लेती हैं, ओढ़ लेती हैं। इसीलिए यशोधर बाबू उनका मजाक भी उड़ाया करते हैं और कभी सालियल बूढ़िया और कभी चटाई का लहंगा या बूढ़े मुँह मुहासे, लोग करें तमाशे आदि कहकर चिढ़ाया करते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी का पालन पोषण संयुक्त परिवार में हुआ था और इसी बात की उन्हें शिकायत भी है और वे अब एकल परिवार में रिश्तेदारों नातेदारों से दूर रहकर जीवन का आनंद लेना चाहती हैं। जबकि यशोधर बाबू का पालन पोषण उनकी बुआ ने किया था, इसलिए जीजा, बुआ और सभी सगे संबंधियों की मदद करना, उनके सुख दुख में शामिल होना उनकी इच्छा है। जबकि पत्नी बच्चों के द्वारा लाभी बनाकर उनके इन सद्विचारों का विरोध करती हैं। आज यशोधर बाबू स्मृतियों में खो गए हैं। कैसे जब वे पहाड़ों से दिल्ली आए और उन्हें किशनदा ने अपने घर में रखा, मेस का रसोइया बनाया, कपड़े बनवाने व घर भेजने के लिए पैसे दिए। इस तरह से स्मृतियों में खोए हुए वे भूल गए कि कार्यालय से घर जाने का समय हो गया है। तभी चड्ढा की आवाज़ से जगे और मेनन द्वारा शादी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1946। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी, अर्थात उनके शादी के 25 वर्ष पूरे हो गए। यशोधर बाबू खुश होते हुए भी झेंपते झेंपते बधाई को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, ये सब अंग्रेज़ों के चोचले हैं। किंतु चड्ढा उनसे चाय, मठरी और लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी 10 रुपए का नोट चाय के लिए देते हैं, हालांकि यह काम उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर ही लगता है। सारे सेक्शन के आग्रह पर वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपए और दे देते हैं, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक उनके लिए वक्त बर्बाद करना और उनकी परंपरा के विरुद्ध है। कार्यालय से घर जाते समय यशोधर बाबू उद्विग्न हैं, बेचैन हैं। वे बिरला मंदिर की तरफ चले गए।
बिरला मंदिर के प्रवचनों में भी उनका मन नहीं लग रहा है, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं जब उनके पूर्ववर्ती किसंदा उन्हें ना याद आए। उम्र ढलने के साथ साथ किसंदा भी रोज मंदिर जाया करते थे, संझा पूजन करते थे। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न यही सोचकर यशोधर बाबू भी करने लगते हैं। मन के विरोध के बावजूद भी आज वे गीता पाठ कर रहे हैं। गीता पाठ में जनार्दन शब्द पढ़ने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ जाती है, जिनकी चिट्ठी से उन्हें पता चला था कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अपने जीजा से मिलने अहमदाबाद जाना चाहते हैं, किंतु पत्नी और बच्चे इसका विरोध करते हैं और ऐसे मौके पर यशोधर बाबू अपने रिश्तेदारों की मदद तो करना चाहते हैं, किंतु परिवार के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। एक दिन तो उनके कमाऊ बेटे ने यहाँ तक कह दिया था, आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा था। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया था। मैट्रिक पास करके वे दिल्ली में किसंदा के पास रहे। वे कुंवारे थे, उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता थे। उनके जाने के बाद घर में होली गंवाना, रामलीला के लिए अपने क्वार्टर का एक कमरा दे देना, जन्यो पुण्यो अर्थात पूर्णिमा के दिन जनेऊ बदलने के लिए कुमायूनी पंडितों को, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाते रहे। यद्यपि कि इस कार्य में उनकी पत्नी और बच्चे विरोध करते रहे। वे बच्चों से सलाह लें या उन्हें पसंद नहीं था, और आज तो उनके बच्चे उन्हें उपेक्षित कर रहे हैं। मंदिर में प्रवचन सुनने में यशोधर बाबू का मन नहीं लगा। वे मंदिर से सब्जी मंडी के रास्ते पर घर गृहस्थी का कुछ सामान लेने के लिए चल दिए। यशोधर बाबू का बड़ा बेटा, जो कि विज्ञापन कंपनी में कार्यरत है और अच्छा वेतन पाता है, उसका वेतन भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है कि कौन उसे 1500 रुपये महीने की तनख्वाह देता है। वह या तो नहीं चाहते कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे दे, लेकिन वह ज़रूर चाहते हैं कि उनका बेटा एक संयुक्त खाता खोल दे, जॉइंट अकाउंट खोल दे, और जिससे घर के तमाम खर्च वो खुद करें और उनका बेटा धौंस ना जमा पाए। अनमने सब्जी लेकर अपने क्वार्टर पहुंचते हैं। क्वार्टर के दरवाजे पर वाईडी पंत की तख्ती लगी हुई है, जिसे देखकर उन्हें गलत जगह ना आने का एहसास होता है। घर के बाहर कार खड़ी है, कुछ स्कूटर, कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। लोग विदा हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं। बाहर बरामदे में कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ सभ्य महिलाओं को विदा कर रही हैं। यशोधर बाबू को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। क्या बात है। यशोधर बाबू के बेटे ने
देर से घर आने का उलाहना दिया, शिकायत किया। यशोधर बाबू शर्मीली हंसी हंसते हुए घर के अंदर चले गए। सिल्वर वेडिंग की शुभकामना देने पर उन्होंने कहा, सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये महीने कमाने लगा। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी अच्छी नहीं लगी। उन्हें मलाल था कि यदि यह आयोजन किया ही जाना था तो सुबह उनसे पूछ लिया गया होता। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं, तथापि वे विलायती रीति रिवाज को भी अच्छी तरह से जानते हैं और कैसे हाथ मिलाना चाहिए, कैसे अंग्रेजी में जवाब देना चाहिए, उसका भी उन्होंने पालन किया। बच्चों के विशेष आग्रह पर भी यशोधर बाबू शादी के सालगिरह का केक काटने के लिए तैयार नहीं थे। दबाव पड़ने पर वे केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। बेटी ने जबरदस्ती उनसे केक कटवाया, जबकि उन्होंने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। परंतु वे केक नहीं खाए क्योंकि केक में अंडा मिला होता है। लोगों के अधिक आग्रह करने पर संध्या न करने का बहाना देकर वे पूजा कक्ष में चले गए। आज पूजा में मन नहीं लग रहा है, पर उन्होंने पूजा में बहुत देर लगाई। वे चाह रहे थे जो बिन चाहे मेहमान आए हुए हैं वे चले जाएं, तभी वे पूजा करके बाहर निकले। आज उन्हें फिर किसंदा याद आने लगे। उन्होंने याद किया कि किसंदा अकेले थे और अकेलेपन में ही सेवानिवृत्ति के बाद गांव में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु कैसे हुई का जवाब शायद यही मिला हुआ था, जो हुआ होगा। किसंदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी से मरते हैं, किसी की भी मृत्यु का कोई कारण पता नहीं चलता है। इतने में यशोधर बाबू की पत्नी ने आकर झिड़कते हुए कहा, आज पूजा में ही बैठे रहोगे? मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई कि आप गमछे पहनकर चले आए, आज तो कम से कम आप अच्छे कपड़े पहन लिए होते। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही जा रही है। भूषण उनको खोलता है। यह देखिए, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, यह बुरा लगता है। बेटी दौड़कर पिताजी का पाजामा कुर्ता उठा लाई और कहने लगी, इसे पहनकर गाउन पहनिए। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में आंसुओं के मोती की नमी छा जाती है। यह कहना तो कि रजत जयंती पर यह कहना तो मुश्किल है कि भूषण द्वारा उपहार पाकर यशोधर बाबू को कैसा महसूस हुआ। उनकी आंखों में मोती से आंसू की रजत बूंदें चमक गईं। भूषण की यह बात उन्हें अच्छी लगी या चुभी,
कि इसे पहनकर दूध लेने आप जाया करेंगे। शायद यह उचित भी नहीं है। यशोधर बाबू को दिनचर्या के बंधनों में बांधा जा रहा है। उन्हें एक गाउन दे करके दिन प्रतिदिन दूध लाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्हें उपहार न देकर कार्यपत्र पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा है। पीढ़ी अंतराल, उत्साह से लेकर कार्य तक और घर से लेकर कार्यालय तक मतभेद, दुख और असुविधा का कारण होता है। हर व्यक्ति वर्तमान के साथ साथ अपने युगों और संस्कारों को लेकर जीता है और इसलिए अलग अलग उम्र के लोगों में नज़रिए की भिन्नता होती है। इसी के सामंजस्य को ही संस्कार कहते हैं। इसी के ही सामंजस्य को समन्वय कहते हैं। किशनदा और यशोधर बाबू पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के बीच सामंजस्य और सहयोग का नाम है। यशोधर बाबू ने किशनदा से जो भी कुछ सीखा उसका वे पालन करते हैं, उसका वे स्मरण करते हैं। आज के परिवेश में व्यक्ति एकाकी हो जा रहा है। वह अपने को महान मानता है। वह दूसरों के अनुकरण को मूर्खता मानता है। सम्मान और अभिवादन की जगह आधुनिकता के पहनावे को उसने पहन लिया है। यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। रीडिंग कहानी हमें यह सीख देती है कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनके प्रति अभिवादनशील रहें, हम दिखावा ना करें, हम अपने कार्यालय में उचित पोशाक में जाएं, बड़ों का सम्मान करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। इसके साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों की मदद करें, उनके सुख दुख में सहभागी हों। धन्यवाद।